नमस्कार दोस्तों, सीके लीगोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंदन कुमार और आज की वीडियो में मैं आपके साथ इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के पार्ट 2 को डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 39 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को कवर किए हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो पार्ट 1 वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो को देखें, जिससे कि आपका एक फ्लो बन जाए, आपको ये समझ में आए किस तरीके से 1 से लेके आगे संविधान में अमेंडमेंट संशोधन हुए, किस तरह से ये जो हमारा प्रोसेस आगे चला और क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट्स संविधान में किए गए। तो चलिए आज पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल रहने वाला है, तो मैं चाहूँगा वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखें। संविधान में समय दर समय कई बदलाव किए गए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1951 जब हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और आज तक जब 104 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, 105 के ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो कई बदलाव किए गए। लेकिन उन बदलाव में से सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको देखने को मिलेगा दो चीज़, एक है 42वां और एक है 44वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसी के कुछ इम्पैक्ट और एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। बाकी सारे अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, सारे अमेंडमेंट का अपना अपना स्थान है, और सारे अमेंडमेंट को आपको पढ़ना है, समझना है, देखना है क्या बदलाव हुए समय दर समय और क्यों बदलाव किए गए। तो आज का हमारा जो पहला अमेंडमेंट होगा वो होगा हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके लिए हाईलाइट भी करता जाऊंगा। तो इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, इस अमेंडमेंट से जो हमारा प्रियम्बल है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रियम्बल को कितने बार अमेंड किया गया है या नहीं किया गया है। तो सबसे पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए क्या प्रियम्बल को अमेंड किया गया? हाँ, प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, और प्रियम्बल को अभी तक जब से हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद से प्रियम्बल को सिर्फ अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो भी जो किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और जब प्रियम्बल को अमेंड किया गया था, प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे। ये 3 वर्ड्स क्या क्या थे? एक था आपका सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर, और तीसरा था आपका इंटेग्रिटी। फिर दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा पार्ट 4A। पार्ट 4 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो पार्ट 4A को जो है, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही इंसर्ट किया गया था। 4 के बाद 4 हमारा DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसके बाद पार्ट 4A को इंसर्ट कर दिया गया था। तो जब इंसर्ट किया गया था उस समय तो हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन आज के समय हमारे पास जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल 11 है, क्योंकि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत क्लॉज के को इंसर्ट कर दिया था, राइट टू एजुकेशन पेरेंट्स के लिए। तो आज आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा पार्ट 14A को भी इंसर्ट किया गया था, जो किसके बारे में प्रोविजन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स या ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, इसके लिए भी आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा 39A, जो पार्ट 4 का पार्ट है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39A को भी इंसर्ट किया गया था, जो कि बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। उसके बाद आर्टिकल 43A, जो कि बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। एंड फिर आपको फाइनली आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 48A, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एज DPSP पार्ट 4। फर्दर अब आगे आप मूव करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अमेंड किया गया था आर्टिकल 312 को इंसर्ट नहीं किया गया था। 312 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, और इस अमेंडमेंट से ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है वो क्रिएट की जा सकती है। फिर आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो प्रेसिडेंट है उसको कैबिनेट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो गया। इन केस अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो उस केस में मियरली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जैसा प्रेसिडेंट ने पहले किया था, इंदिरा के समय में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, ओनली ओरल एडवाइस पे ही डिक्लेयर कर दी गई थी इमरजेंसी। तो उसी चीज़ को यहाँ पे चेंज किया गया, बदलाव किया गया कि नहीं, अब प्रेसिडेंट को अगर ऐसा कुछ करना है, एक्ट करना है, तो प्रेसिडेंट को रिटर्न एडवाइस चाहिए, और वो भी रिटर्न एडवाइस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का नहीं होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होना चाहिए, कैबिनेट का होना चाहिए। कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आपके आ जाते हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा जो लोकसभा का सीट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट जो है उसको 2001 तक फ्रीज कर दिया गया, और ये किस बेसिस पे किया गया? 1971 के सेंसस के बेसिस पे किया गया।
और 8 पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको जुडिशियल रिव्यूज के पावर से बाहर कर दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब मैं कह रहा हूं तो किस आर्टिकल को मैं रेफर कर रहा हूं, आर्टिकल 368 को। और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसने जुडिशियल रिव्यू एंड रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों के रिट जुरिस्डिक्शन को कर्टेल कर दिए गए थे इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट पहलू आपको जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से देखने को मिले। बाकी और भी कई इसमें चेंजेस किए गए थे, लेकिन ये क्रूशियल पार्ट है जो आपको समझना है और याद भी रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 43rd और 44th से क्या अमेंडमेंट किए गए। तो जब 43rd में आएंगे तो 43rd का ईयर था, एक साल बाद ही है। 1976 में 42nd को किया गया और 1977 में आपका 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या किया गया, जो हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन और जो जुडिशियल रिव्यू का पावर कर्टेल किया गया था, अभी जस्ट जो हमने डिस्कस किया 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, उसको रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, तो पॉइंट 1 तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। ये भी पूछा जा सकता है कई बार आपसे कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर और रिट जुरिस्डिक्शन पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का किस अमेंडमेंट के द्वारा कर्टेल किया गया था, तो 42वां, और रिस्टोर किसके द्वारा कर दिया गया था, 43वां। अब पॉइंट 2 को देखेंगे, डिप्राइव द पार्लियामेंट ऑफ इट्स स्पेशल पावर टू मेक लॉज टू डील विद द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। पहले क्या था कि इस अमेंडमेंट्स के द्वारा ये भी कर दिया गया, प्रोविजन कर दिया गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेके पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉ नहीं बना सकती है। तो ये 42nd एंड 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके बाद हम देखते हैं हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता गवर्नमेंट के समय में आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा कि अमेंडमेंट रिस्टोर ओरिजिनल टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फ्रॉम 6 years to 5 years। तो आपको ये देखने को मिलेगा 42वां से, ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो लोकसभा का जो आज का जो अभी हमारा जो करंट टर्म है वो तो 5 years है, ये पहले 6 years कर दिया गया था 42वें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। लेकिन इसको फिर से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको घटा के एक साल रिड्यूस कर दिया गया और इसको ओरिजिनल जो इसका 5 years था वो 5 years ही कर दिया गया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि रिप्लेस द टर्म, क्या किस टर्म को जब आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता था, इसी ग्राउंड पे इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी, हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थी, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया था कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे। अब इस इंटरनल डिस्टर्बेंस का कोई ऐसा कहते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस किस चीज़ को माना जाए, तो ये बहुत वेग सा टर्म था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन के द्वारा, किसके द्वारा, आर्म्ड रेबेलियन के द्वारा, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर आपको देखने को मिलेगा कि आपका रिटन रिकमेंडेशंस जो किस में था, 352 में था, तो उसमें क्या था, 42nd अमेंडमेंट तक आपको देखने को मिलेगा कि आप प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशंस ऑफ द कैबिनेट। तो यहाँ पे ये आपको ये एक एक्सप्रेसली प्रोवाइड कर दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे नहीं करेगा, किसके एडवाइस पे करेगा, वो कैबिनेट के एडवाइस पे करेगा और कैबिनेट के रिटन रिकमेंडेशंस पे करेगा। फिर 4th पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपका पार्ट 3 में दिया हुआ है 12 से लेकर 35 तक, एंड मेड इट ओनली ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 31 जो है, और फिर 91F जो आपको देखने को मिलेगा वो भी फंडामेंटल राइट था, 91(1)F। तो इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से डिलीट करके इसको लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के तहत। फिर आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, पहले ये प्रोविजन था कि आर्टिकल 20 और 21 को भी सस्पेंड किया जा सकता था इमरजेंसी के दौरान, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये डिक्लेयर कर दिया गया, एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया गया कि इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। और लास्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि ओमिटेड द प्रोविजन व्हिच टूक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द इलेक्शन डिस्प्यूट। इनमें आपको ये इलेक्शन डिस्प्यूट का पावर कहाँ पे देखने को मिलेगा, इलेक्शन डिस्प्यूट का पावर इंसर्ट किया गया था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जिसमें ये बोला गया था कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड दी स्पीकर, इसके इलेक्शन को कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इस पावर को जो कर्टेल किया गया था 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, यहाँ पे इसको रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। चलिए अगले अमेंडमेंट को देखते हैं। तो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985।
कई बार ये खास करके प्री का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। कई बार पूछा जाता है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंसर्टेड। तो इसका आंसर होता है आपका 52nd। ईयर क्या है? 1985। तो ये 10th शेड्यूल को, जो कि डिफेक्शन की बात करता है, तो यहाँ पे एक प्रथा चलती थी पहले, आया राम गया राम, किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़े और फिर उसके बाद दूसरे पार्टी में जाके शामिल हो गए। तो नहीं, इसको भी कर्व किया गया, इसको भी स्टॉप किया गया और डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स दिए गए। पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर्स मेंबर्स होते हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड इसमें प्रोवाइड किए गए। तो इस अमेंडमेंट से बस आपको इतना ही याद रखना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। फिर हम अगले अमेंडमेंट को देखते हैं। अगला हमारा अमेंडमेंट है 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। कोशिश कीजिएगा कि आपको अमेंडमेंट के साथ साथ उसके ईयर भी याद हों। ये आपको कई बार एग्ज़ाम में हेल्प करता है ये रिकॉल करने में कि पिछला अमेंडमेंट क्या था, उसका सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट क्या है, उसका प्रेसिडेंट वाला अमेंडमेंट क्या है। तो खैर 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 से क्या किया गया? Amendment provided for an authoritative text of constitution in Hindi language and gave the same legal sanctity to Hindi version of the constitution। कहने का मतलब जो है, एक पहले जो हमारा संविधान बना था ये तो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो उसके बाद हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया और उसकी वैलिडिटी भी सेम हुई। जैसे कि आप इंग्लिश का आप लीगल सैंटिटी जिस तरह से इंग्लिश वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देते हो, तो उसकी भी लीगल सैंटिटी इसी की तरह से मानी जाएगी। तो ये इंसर्ट किया गया आपका 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987। फिर आते हैं हम 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989। 61st वाला इंपॉर्टेंट है और ये भी पीसीएस का एक फेवरेट क्वेश्चन है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो ये आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर याद रखिएगा प्लीज़, 1989। अब कई बार तो आपको ये दिया रहता है कि 21 से लेके वोटिंग एज जो है आपका 18 किया गया था। कई बार ये नहीं पूछता है, ये 61st आपको दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज द वोटिंग एज बिफोर 1989। तो 1989 से पहले आपका वोटिंग एज जो था 21 साल था, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1989 के बाद से आपका ये वोटिंग एज जो है, आज जो आप वोट करते हो, वोट कास्ट करते हो, तो आज आप 18 साल के होते हो तो माना जाता है कि वयस्क हो गए हो, एडल्ट हो गए हो और आपका वोटिंग राइट आपको मिल जाता है। तो ये 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से किया गया था। फिर अगले अमेंडमेंट को देखते हैं। हमारा अगला इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 69th। अगेन मैं बोलूँगा, ईयर याद रखिएगा, 1991 का ईयर है 69th। इसमें क्या किया गया? हमारा जो अमेंडमेंट अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया, स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो ये भी कई बार हिट लिस्ट का क्वेश्चन होता है, ये प्री के खास करके क्वेश्चंस होते हैं कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दी दिल्ली वाज अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस। तो ये था आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 and it also created 70 members legislative assembly and a 7-member council of ministers for Delhi। तो ये दो, एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा और 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के एंड 7 मेंबर्स आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, ये आपको याद रखनी है, ठीक है, 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के लिए। फिर जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें देखने को मिलेगा द अमेंडमेंट इंक्लूडेड कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली एज लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल। तो जब हमारा संविधान बना था तब तो 8 शेड्यूल थे हमारे संविधान में, लेकिन आज के समय में हमारे संविधान में कितने आपको शेड्यूल देखने को मिलेंगे? 12th, ठीक है। 9th को 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया। 10th को मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिससे एंटी डिफेक्शन के बारे में हमने बात की, तो उसको 52nd से इंसर्ट किया गया 1985 में। फिर उसके बाद 11th को देखेंगे तो जो पंचायत की बात करता है उसको इंसर्ट किया गया था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। देन अगेन आप देखोगे कि 74th जिससे इंसर्ट किया गया था 12th शेड्यूल को, जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करता है। तो ये आज के समय में आपको 12 शेड्यूल्स मिलेंगे। ए शेड्यूल बात करता है लैंग्वेजेस की, तो आज के समय में आपके कितने लैंग्वेजेस हैं? पहले तो जब स्टार्टिंग में था तो हमारे 14th लैंग्वेज थी, लेकिन आज के समय में आपके पास 22 लैंग्वेजेस हैं। तो पहला जो लैंग्वेज इंसर्ट किया गया था वो 21st
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था, जिसमें सिंधी को इंक्लूड किया गया था 8 शेड्यूल में। और सिंधी के बाद जो 21st के बाद जो था 71st, आपको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, 71st से 3 लैंग्वेज को और जोड़ दिया गया था। और ये 3 लैंग्वेज कौन कौन थे? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि आपका 2nd अमेंडमेंट के द्वारा आपको 4 लैंग्वेज और जोड़ दिए गए थे, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये दैट मेक्स इट टू टोटल 22 लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं चाहता तो हूँ आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा दूँ, इन डेप्थ आपको बताऊँ, कुछ इसका बैकग्राउंड भी बताऊँ, लेकिन अगेन सिंस वीडियो लंबा हो जाता है और मुझे पता है कि आप लोग, मैं देखता हूँ कि एवरेज वॉच टाइम क्या होता है, कि आप लोग शॉर्ट वीडियो को देखना पसंद करते हो, तो मैं ज़्यादा इन डेप्थ बताता नहीं हूँ। मुझे जितना नेसेसरी होता है एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतना ही बता के मैं निकल जाता हूँ। तो फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्रमोट करें हमें प्लीज़। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक करें हमें, और सब्सक्राइब करें हमें, और दूसरों तक भी वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सिक्की लीगलॉजी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय, टेक केयर।